तमाम अपनों से नाता तोड़ के आया हूँ, मैं अपनों के घरों से ही मुंह मोड़ के आया हूँ। मुझे फुर्सत ही कहाँ है खुद को संवारने की, मुझे फुर्सत ही कहाँ है खुद को संवारने की। मैं अपने कई काम अधूरे घर पर छोड़ के आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आप हैं संजय परगाई, अपने अधूरे कामों को छोड़कर एक नए जीवन की तलाश में आप निकले हैं। जी मैम। और पोएट हैं, बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं एमबीबीजी कॉलेज हल्द्वानी से, और 10वीं में पढ़ते थे तब से ही समाज सेवा शुरू कर दी थी। हल्द्वानी से लगभग 75 किलोमीटर दूर, ओखलकांडा ब्लॉक से लगभग 18 किलोमीटर दूर सुरंग गांव के रहने वाले हैं। एक बहुत ही दुर्गम इलाका है जहां अभी भी मोबाइल पर बात करने के लिए सुदूर पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है, पेड़ों में चढ़ना पड़ता है। ऐसी जगह से आपका वास्ता है। स्कूलों में शिक्षक नहीं हुआ करते थे, तो आपने जब आप 10वीं में थे तो तभी से आपने टीचर्स न होने के खिलाफ एक मुहिम शुरू की, और उसका नतीजा हुआ कि उस स्कूल में टीचर्स आए। तो दोस्तों, एक ऐसी ही बहुत ही प्यारी शख्सियत से आज हम मिल रहे हैं। बहुत ही जुझारू युवा है, बहुत ही छोटी उम्र का भी है, लेकिन बहुत बड़ी सोच रखते हैं। संजय परगाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप आए, हमारे श्रोताओं के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्मिता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये कम्युनिटी रेडियो है। और कार्यक्रम लेकर आए हैं कविता संसार। तो कविता संसार में आज हम संजय की कविताएं पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उनसे बात करेंगे। संजय ने इंटर जो है वो अपने गाँव से ही किया है और बीएससी करने के लिए अभी हल्द्वानी में आए हैं। संजय क्यों, है ना? यस मैम। और पीसीएम ग्रुप से अभी आप कर रहे हैं, और उसके साथ में दोस्तों 4 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आप पर है। जी मैम। पापा जो है वो वृत्ति का काम करते हैं, किसान है वैसे, किसान है बेसिकली, साथ में पुरोहित का काम करते हैं। हाँ। तो बहुत ज्यादा आर्थिक स्थितियां बहुत उतनी मजबूत नहीं है, ठीक है, चल रहा है काम। तो आप पर आपको भार हमेशा लगता है कंधों पे कि यार मेरे छोटे 4 भाई बहनों का जिम्मा भी मेरे ऊपर है। जी मैम, होता है ऐसा। जी, तो यही वजह है कि आपने कुछ फ्रीलांसिंग काम करके अपनी आजीविका खुद ही लेना शुरू कर दिया है। हाँ मैंने फ्रीलांसिंग पे मैं फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ। तो मिल जाता है काम इतना सारा? मैम उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत मिल पाता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि क्वालिटी कंटेंट मैं मोबाइल से बहुत बेटर दे पाता हूँ। अच्छा, तो क्योंकि मैं मोबाइल से ही करता हूँ। यस मैम। तो आपको जैसे किसी के पोस्टर बनने हों, बैनर बनने हों, तो ये आजकल लोग खूब चलन में है। कोई दिवस आ रहा है तो उनके नाम से पोस्टर बना दिया। तो सोशल मीडिया पे बहुत होता है। मैं पहले करता था, मैं अपने साथ वालों का बनाया करता था, जैसे हमारे साथ में हैं और हमारे यार दोस्त रिश्तेदार, मैं उनके बना दिया करता था, और किनारे से मैं अपना जो है प्रचार के लिए अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम लिख देता था, डिजाइन बाय करके। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी क्वालिटी बढ़ती गई और लोगों ने देखा कि क्वालिटी अच्छी है और नाम और नंबर देखा, तो उनने मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया। तो और मेरे शुरू किया ये मैंने मैम शुरू किया, मेरे पास 10th क्लास में एंड्रॉयड मोबाइल आया, तो मोबाइल करीबन 5-5.5 हजार का लिया था। तो मैंने उसी से एडिटिंग का काम शुरू कर दिया था। मैं 10th क्लास से करता था। उसके बाद बोर्ड के पेपर के टाइम पे मैंने मोबाइल रख दिया था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने 11th क्लास से शुरू किया, फिर उसके बाद मैं आज तक करता हूँ और आज तक मैंने मोबाइल से किया। संजय, कविताओं का चस्का कहाँ से लगा? मैम मैं कितने साल से लिख रहे हो? जैसे मैं बताऊं तो फर्स्ट टाइम मैंने कविता 4th क्लास में लिखी थी। रियली में जब सर ने कहा था, उस टाइम कविताएं चलती थी, तो उस टाइम उनने एक हमारा पाठ चलता था, तो उस पर कोई चिड़िया वाली कविता थी कि खिड़की वाली, कुछ खिड़की जो ही खुली कि आकर अंदर झांकी धूप वाली, इस टाइप की थी। तो उससे सर ने कहा था कि इससे रिलेटेड कोई कविता लिखो। तो हमने क्या किया था, मैंने क्या किया था पर्सनली, उसी कविता की जो लाइनें थी कॉपी पेस्ट करके उस पर अपना जोड़ दिया था। तो सर ने कहा कि ये कविता नहीं होती है, उस पे होता है जिस पे अपने भाव आए, अपने विचार आए, ये नहीं कि तुम दूसरे का चुरा रहे हो, दूसरे का लिख रहे हो। वहां से ये चीज तो क्लियर होगी, किसी और का कॉपी नहीं करना है, अपना सिर्फ लिखना है। तो उसके बाद मैंने फिर दोबारा कोशिश की, दूसरे दिन सर को चेक करा, उन्होंने कहा अच्छा लिखा है। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो 8th क्लास में जब मैं आया था, उसके बाद सर ने कहा था कि हमारे हिंदी के सर थे, उनने कविता लिखने के लिए दी थी। उस टाइम हमारा होमवर्क पे एक सेशन ऐड हो गया था, तो उस चीज पे मैंने लिखना शुरू किया, थोड़ा बहुत लिखा। तो सर ने सराहना
की कि अच्छा लिखा है, तुमने खुद लिखा है। पहले तो सर ने यकीन नहीं किया कि तुमने खुद लिखा है। अच्छा। वहाँ पर जब मैं लिखने बैठा तो मुझे वही जो प्राइमरी के सर थे उनकी याद आ गई, बोरा सर की, कि उन्होंने कहा था कि कविता जो होती है वो अपने मन के भाव होते हैं, उस पर कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है। तो वहाँ वो चीज़ें जब क्लियर थी तो मैंने कहा कि सर नहीं, मैंने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं कर रखा है, खुद लिख रखा है। तो सर ने कहा कि अगर तुमने लिख रखा है तो 2-4 और लिख के दिखाओ। तो मैंने एक डायरी बना ली। तो जून की छुट्टियां जब पड़ी तो जून की छुट्टियों में मैंने बहुत सारी कविताएं लिख दी। उसके बाद डायरी दिखाई, सर ने कहा बहुत अच्छा लिख रखा है। मेरी पहली कविता मेरी कुमाऊनी में लिखी थी मैंने, अपने भगवान के लिए, इष्ट देवता के लिए। उसके बाद मैंने कई सारी कविताएं लिखी थी। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लिख रखा है। उन्होंने फिर कविता की अहमियत बताई। उन्होंने कई सारे हमारे जो कवि होते हैं उन कवियों की ज़िंदगी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पहले की कविताएं ऐसी होती थी, आज के टाइम पे ऐसा होता है, तो इस टाइप से लिखा करो। तो वहाँ से मेरी रुचि जागी। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी कविताएं लिखनी शुरू की। 11th में आया, 11th में भी हिंदी के सर ने कविता के लिए इतनी सारी चीज़ें बताई। उस टाइम तक मैं कुमार विश्वास सर के नाम से अपरिचित था। तो उन्होंने उस चीज़ को भी बताया। फिर मैंने उनको देखना शुरू किया। फिर उसके बाद मैं मंची कविता की ओर गया। तो उसके बाद से लगभग सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है। और मेन जो मैं बताऊं कि कविता लिखने का जो मेरे मन में आया वो ये आया कि मेरे मन में एक चीज़ रहती है कि जो समाज में कई सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उन चीज़ों को, उन मुद्दों को कोई नहीं उठा पाता। तो सर ने एक चीज़ मुझे ये भी बताई थी कि जो कवि होता है वो स्वतंत्र होता है। वैसे तो हर कोई स्वतंत्र होता है, लेकिन उसकी जो बातें होती हैं वो सीधे तंज कस सकता है किसी सरकार पे भी या किसी की कमियों पे भी। तो उस चीज़ को वो चीज़ मुझे पता चली। तो मैंने कहा कि अगर हमें समाज में कई सारी चीज़ें, कुरीतियाँ दिख रही हैं, जहाँ पे मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, जिन लोगों को कोई नहीं पूछता, जिनके बारे में कोई नहीं लिखता, तो उस चीज़ को लिखूं। क्योंकि किसी ने कहा है कि जहाँ पहुँच सके न रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो उस चीज़ को मैंने आधार माना। और उसके बाद में कई सारी जो समाज में हमारी पर जो चीज़ें चल रही हैं तो उन चीज़ों पे मैंने लिखना शुरू किया। और उसके बाद कई सारे हमारे जो चीज़ें आजकल वायरल हैं और ट्रेंड में हैं उन चीज़ों को मैंने फोकस किया। और जहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ती उन चीज़ों पे भी मैं फोकस कर रहा हूँ, उस साइड में लिखता हूँ। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है जी। बहुत बढ़िया संजय। तो अब हम कुछ कविता सुन लेते हैं। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि कविता संसार कार्यक्रम है, लेकिन गपशप बहुत हो गई है। तो चलो एक कविता आपने उत्तराखंड पे जो लिखी है। हाँ, मैंने उत्तराखंड पे लिखी है कि मैं सुनाऊंगा कि जिस भूमि पर इतिहास अतीत का, जहाँ की मिट्टी में रंग दिखे जीत का, जहाँ की हवा में सुनाई दे गान प्रीत का, जहाँ 12 माह हर मौसम लगे मीत का, मैं उस धरा के गीत गाता हूँ, मैं उस देव भूमि से आता हूँ। ठंडा पानी जहाँ का, जहाँ निर्मल पवनें बहती हैं, कल कल करती नदियाँ हमसे कुछ बातें कहती हैं। वादियाँ रंगों से हैं रंगी और रंगों में इत्र है घुला, हर वक्त यहाँ रंगीन फिजाएं महकी महकी रहती हैं। मैं उन फिजाओं में खो जाता हूँ, मैं उस देवभूमि से आता हूँ। चारों ओर हरे वृक्ष अपनी मस्ती में झूमते, ऊंचे ऊंचे पर्वत मानो नील नभ को चूमते, खेत खलिहानों वृक्ष बागानों को निहारते, प्रेसी बादल नील गगन में दिन रात घूमते। मैं उस धरा को शीश झुकाता हूँ, मैं उस धरा को शीश झुकाता हूँ, मैं उस देवभूमि से आता हूँ। वाह, अच्छा लिखा है, अच्छी कोशिश की है अपने उत्तराखंड को बताने की। और बुलंदी संस्था के साथ भी आप जुड़े हैं, है ना? उसकी आप मीडिया प्रभारी भी हैं। मैं बुलंदी तो बताना चाहो थोड़ा सा बुलंदी के बारे में। मैं बुलंदी पे जुड़ा था 2021 में। हमारा जब उस टाइम ऑनलाइन का कार्यक्रम हुआ था, उत्तराखंड जो विश्व रिकॉर्ड बना था हमारा, उस पे 2021 पे 300 घंटे का अनवरत जो ऑनलाइन का कवि सम्मेलन का रिकॉर्ड बनाया था वो बुलंदी संस्था ने बनाया था। 300 घंटे का लगातार बनाया था ऑनलाइन का। तो उस पर मैंने भी प्रतिभाग किया था। उससे पहले मुझे बुलंदी के बारे में पता नहीं था। मैं जब हल्द्वानी आया था। कितनी देर बोला था उसमें? मैम उस पे बहुत सारे कवि आए थे तो मुझे करीबन 5-7 मिनट का टाइम मिला था। अच्छा। तो 5-7 मिनट का मैंने बोला था। उसके बाद बुलंदी ने रुद्रपुर में कार्यक्रम कराया था, तो रुद्रपुर पे भी मैं गया था। उत्तराखंड कार्यक्रम काव्य महोत्सव था। तो उसके बाद मैं बुलंदी से जुड़ा और बुलंदी का मैं अभी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ। तो बुलंदी के जो मीडिया के काम हैं थोड़ा बहुत मैं संभालता हूँ। जी, बाकी संयोजक कौन है बुलंदी के? बुलंदी के संस्थापक हैं विवेक बादल बाजपुरी सर जी। हाँ, तो उन्होंने ये संस्था शुरू की थी और वो इस क्षेत्र पे बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। वो नए नए जो रचनाकार हैं और जो कवि हैं नए नए, तो उन कवियों को मंच दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भी उन्हीं की बदौलत आज यहाँ तक हूँ। तो मैं भी अभी पढ़ पा रहा हूँ उन्हीं की बदौलत। क्या बात है। चलिए हाँ। विवेक जी को भी हम सैल्यूट करते हैं कि नए रचनाकारों को इतना अच्छा मंच दे रहे हैं। तो और अब अगली कविता की तरफ चलते हैं। यस मैम, मैं अगली कविता पढ़ना चाहूँगा कि वादा और विकास पर, जो मैंने लिखा था आज की सच्चाई पर,
जो हमारे समाज में राजनीति पर जो होता है, तो उस चीज़ को मैंने लिखा है कि वो जो कल मेरे गांव का चक्कर लगाते थे आज उनका पता नहीं मिलता। वो जो कल मेरे गांव का कल लगाते थे आज उनका पता नहीं मिलता। विकास बहुत हुआ पड़ा और सुना है हमने, हुआ है तो मुझे क्यों नहीं दिखता। क्या बात है। मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं या विकास पर अंधेरा छा गया है, निगल गया कोई काल सर्प विकास को या कोई ब्लैक होल खा गया है। क्या बात है, या कोई ब्लैक होल खा गया है। नेताजी आप अचानक कहाँ चले गए, आपके वादे यहीं पड़े हैं, पूरा न कर पाओ तो वापस ले जाओ उनको, वो यहाँ उदास खड़े हैं। हाँ सच कहा, व्यस्तता तो होगी ही आपको। क्या बात है। हाँ सच कहा, व्यस्तता तो होगी ही आपको, सबका कार्य जो संभाल रहे हो, विकास कैसे दिखेगा मुझे, आप आजकल तिलों से तेल जो निकाल रहे हो। जनता की व्यस्तता समझ ना आई, उनकी वेदना का क्या जवाब दोगे, दिन रात मेहनत करके मेहनताना न पा सके, दिन रात मेहनत करके मेहनताना न पा सके, तुम बताओ क्या उनको खिताब दोगे, कैसे मेरा क्षेत्र आगे जाएगा, कैसे छटेगा ओ घना अंधेरा। एक विडंबना है सर पे कि कैसे मेरा क्षेत्र आगे जाएगा, कैसे छटेगा वो घना अंधेरा, अब तो हर तरफ दिखता है मुझे बेरंग से विकास का डेरा। अब अपनी रियलिटी बता रहा हूँ कि भोले भाले हम लोग झूठे दिलासों और भावों में बह गए। होता है ना कि जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो उस टाइम बड़े बड़े भावों में बहा दिया जाता है, तो उस पर लिखा है कि भोले भाले हम लोग झूठे दिलासों और भावों में बह गए, अपने सिवा कुछ सोच न पाए, हम पीछे के पीछे रह गए। उफ मेरा ये स्वार्थ बने बनाए गाँव को नीलाम कर गया, उफ मेरा ये स्वार्थ बने बनाए गाँवों को नीलाम कर गया, जो कल विकास की बातें करता था माफियाओं से आज वो डर गया। सच्चाई से रूबरू तो हर कोई है लेकिन सबका अपना अपना दाम है, सच्चाई से रूबरू तो हर कोई है लेकिन सबका अपना अपना दाम है, बड़ी हिम्मत से लिख दिया है कलम ने, आगे तुम्हारा काम है। कि बड़ी हिम्मत से लिख दिया है कलम ने और आगे आप सबका काम है। दिखावा अगर सच है तो आज एक मामूली इंसान ये सब नहीं लिखता, दिखावा अगर सच है तो आज एक मामूली इंसान ये सब नहीं लिखता। विकास बहुत हुआ पड़ा और सुना है हमने, अगर हुआ है तो मुझे क्यों नहीं दिखता। क्या बात है। ये थोड़ा सा मंची स्टाइल में आपने लिखा है ना। यस मैम। तो जैसे मैं आपकी कविताएं देखी तो कुछ आपने पहले छंद मुक्त कविताएं लिखी हैं अपने गांव पर, उत्तराखंड पर। जी मैम। फिर धीरे धीरे कैसे झुकाव हुआ मंची कविताओं की तरफ मैम में, लिखने की शैली थोड़ा बदल गई, भाषा शब्दावलियां थोड़ा बदल गई हैं। हाँ मैम, ऐसा होता है अक्सर, हम जिस लाइन पे जाते हैं कि उस तरफ हम ढल जाते हैं। मेरी तो विशेष आदत है कि जिस टाइप का माहौल दिखता है तो उस साइड में ढल जाता हूँ, अच्छे माहौल की तरफ। तो ऐसा हुआ था, पहले मैं सिर्फ लिखता था क्योंकि स्टार्टिंग पे लिखता था, उसके बाद मैं मंच पे ज़्यादा रहा हूँ। तो मैं जो भी है मेरा मंच से जो मैं नाता कहूँ तो मेरा बचपन से रहा है। मैं जब फर्स्ट क्लास में था तो तब से मैं मंच से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तब से मंच पे आता हूँ। उसके बाद आगे को जो स्पीच होता है, भाषण होता है, उसके बाद स्कूलों की एंकरिंग हो, ऐसा एक भी कार्यक्रम स्कूल का नहीं हुआ होगा जिसमें मैं मंच में नहीं रहा हूँगा। मैंने एंकरिंग की या कुछ भी किया तो उसके बाद मंच से मेरा नाता हुआ। तो लिखने के बाद मैं मंच पे पढ़ने के लिए गया तो मेरा जो रुझान रहा, मेरा झुकाव रहा, वो मंच पे ज़्यादा फोकस रहा कि मंच पे कैसे बताना है, कैसे वो करना है। तो उस टाइप का ही मैंने लिखना भी शुरू किया। अच्छा। यस मैम। जैसे होता है ना कि जो छंद बद्ध है, यस मैम, उसमें आपको थोड़ा सा लयबद्धता का ध्यान रखना होता है। हाँ मैम। उस चक्कर में क्या होता है कि थोड़ा सा हम कंप्रोमाइज करने लगते हैं अपने कंटेंट के साथ। हाँ, कंप्रोमाइज होता है मैम। है। हाँ। तो और अगर हम छंद मुक्त लिख रहे हैं तो उसमें हम मुक्त भाव से कुछ भी लिख लेते हैं, मुद्दों पे लिखें, समाज पे लिखें, राजनीति पे लिखें, तो उस पे लिखना और ज्यादा सहज होता है और वो ज्यादा अपील भी करता है, मुझे लगता है ना। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप छंद मुक्त भी लिखा करें। जी मैम। हमारे नागार्जुन की परंपरा को आगे बढ़ाएं। हमारे कवि नागार्जुन कहते थे कि आ तुझको मैं सैर कराऊं, घर में घुसकर क्या लिखता है। हाँ, तो जो अपनी ड्राइंग कमरों में, जो एसी कमरों में बैठकर जो कवि लिखते हैं, उन पे तंज है कि जरा देख झुग्गी झोपड़ियों में जाकर, है ना। हाँ, बल्कि किसी का एक कोटेशन भी है कि कवि जो है अपना जो मटेरियल जो लेता है ना, भाव, वो गंदी से गंदी बस्तियों में और एकदम वहाँ पे जाकर उसको जाना पड़ता है, वहाँ जाके उसको भाव आते हैं। तो असली कवि वही है। हाँ, तो कुछ और सुनते हैं आपसे फिर, है ना, कुछ और सुनाओ। हाँ, तो मैं सुनाऊंगा। मैंने एक कविता लिखी थी कि बिक गया
इंसान करके, तो उस पर सुनाऊंगा कि बिक गई हस्ती, बिक गई जुबान, बिक गया धर्म, बिक गया ईमान, कागज के चंद टुकड़ों के खातिर कितनी हद तक गिर गया इंसान। कागज के चंद टुकड़े मतलब जो आजकल पैसा नोट हर कोई समझता है। बिल्कुल। तो कागज के चंद टुकड़ों के खातिर कितनी हद तक गिर गया इंसान, भूला बाप को, भूला माँ का बलिदान, भूल गया भगवान को, भूल गया गुरु का ज्ञान, लालच की ज्वाला थामे चंद रुपयों के लिए, लालच की ज्वाला थामे चंद रुपयों के लिए कर रहा है मतलब से भरे लोगों का गुणगान, जमीन में रह के झूठे परों से भर रहा है उड़ान, झूठी बुनियादें लेके झूठ का करता है बखान, झूठे वादे झूठे दिलासे और बहकावे में आकर कर दिया कुर्बान अपने आप का आत्मसम्मान, विचलित हो गया मन तन हो गया नीलाम, धन से भर दिया घर इज्जत का करके दान, आखिर क्या करेगा इतनी सारी वसीयतों का, आखिर क्या करेगा इतनी सारी वसीयतों का, जब खुद की नज़र में खुद का ही खो दिया सम्मान, जब खुद की नज़र में ही खुद का ही खो दिया सम्मान। बहुत सुंदर जी मैम, बहुत सुंदर। तो अच्छा आप लिख रहे हैं संजय, कितनी कविताएं अभी तक लिख चुके हैं? मैम मैं असलियत में बताऊं तो 100 से ज़्यादा मेरी कविताएं अभी तक पूरी हो चुकी हैं। मैं सारे गिन के जो हमारे वातावरण से जुड़ी श्रृंगार रस की, उसके अलावा मैंने मुक्तक लिख रखे हैं। मेरे मुक्तक भी कई सारे होंगे, वो तो सैकड़ों क्या शायद हजारों में भी हो सकते हैं। और उसके अलावा जो 2 लाइन की मेरी शायरियाँ हैं वो भी मेरी बहुत सारी हैं। मैं ज़्यादातर अभी श्रृंगार रस पे मेरा झुकाव ज़्यादा है क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। तो उसके अलावा मैं समाज की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको तो मैं उठाता ही हूँ, मेन मुद्दों को। उसके अलावा मैं श्रृंगार रस पे भी लिखता हूँ। श्रृंगार रस में मुझे ज़्यादा जो है वियोग का अच्छा लगता है। तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा लिखता हूँ। ओके, तो कुछ शायरी हो जाए फिर या कुछ मुक्तक हो जाए? जी मैम, मैं एक मुक्तक सुनाऊंगा कि नए जख्म भी अब पुराने से लगते हैं, नए जख्म भी अब पुराने से लगते हैं, सारे दर्द अब जाने पहचाने से लगते हैं। यहाँ लोगों ने हमसे कुछ ऐसे ताल्लुक रखे, यहाँ लोगों ने हमसे कुछ ऐसे ताल्लुक रखे कि हमें अब सारे अपने भी बेगाने से लगते हैं। ओह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहद शुक्रिया। कुछ और? उसके अलावा मैम मैं सुनाऊंगा, जैसे स्वार्थ पर लिखा था मैंने कि हवाओं के झोंकों से अब डर सा लगता है, हवाओं के झोंकों से अब डर सा लगता है, हर उजाला हमें अंधेरों का घर सा लगता है। वाह वाह वाह, हर उजाला हमें अब अंधेरों का घर सा लगता है। कौन सी किवाड़ों पर उम्मीदों की आंख टिकाएं, कौन सी किवाड़ों पर उम्मीदों की आंख टिकाएं, हर मकान यहाँ हमें अब स्वार्थियों का घर सा लगता है, हर मकान हमें यहाँ अब स्वार्थियों का घर सा लगता है। शानदार। जी मैम, तो कुछ शेरो शायरी हो जाए फिर, काफी संख्या में लिखी है आपने। हाँ मैम, मैं एक शेर सुनाऊंगा जिसपे मैंने लिखा था कि रियलिटी जो हमारे साथ होते हैं वो उस पे दोस्त पे, तो उस पे लिखा था कि सीधी जिंदगी के हर मोड़ पर अनोखे मंजर हमने देखे हैं, कि सीधी जिंदगी के हर मोड़ पर अनोखे मंजर हमने देखे हैं, हाथ मिलाने वालों के पीठ पीछे भी छिपे खंजर हमने देखे हैं, हाथ मिलाने वालों के राहत इंदौरी जी की स्टाइल का हो गया, खंजर हमने देखे हैं। हाँ मैम, आपने सुना है राहत इंदौरी जी को कविता पढ़ते हुए? बहुत तो उनका एक बिल्कुल अलग अंदाज है कविताएं पढ़ने का। जी मैम, कौन कौन से शायरों को सुनते हैं आप? किस किस को पढ़ा अभी तक आपने? मैंने पढ़ा है कुमार विश्वास सर तो मंची का भी हैं और उसके अलावा लिखते भी हैं, कोई दीवाना कहता है। उसके अलावा जो पहले के कवि हैं मैं उनको भी पढ़ता हूँ, जैसे हमारी महादेवी वर्मा जी हो गई। अच्छा। और दुष्यंत कुमार की उनकी कई सारी गजलें भी हैं। उसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अदम गौड़वी को पढ़ा है? जी मैम, इनको नहीं पढ़ा है मैंने। और सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ा है। और इनके अलावा अभी नए नए गीतकार हमारे मनोज मुंतसिर जी, उनको भी मैंने पढ़ा है। जी जी जी। हाँ। तो अच्छी बात है, अच्छी शायरों तक आपकी पहुंच भी है। जी। तो और क्या क्या आप सुनाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कविता पर कुछ बात करना चाहेंगे कि कब आपको भाव आते हैं, आप लिखते हैं, कितनी सीटिंग में आप एक कविता पूरी कर लेते हैं?
जी मैम, अगर भाव की बात करें, जहाँ पर हमारी नज़र जाती है तो उसी पे हमारे भाव बनते हैं। जैसे अगर कभी हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, अभी मैं जैसे माइक और यहाँ पे इन चीज़ों को देख रहा हूँ, तो इस पे भी जैसे भाव आ गए तो उस चीज़ पे भी मैं लिख देता हूँ। अगर हमारे आसपास के वातावरण पे बैठा हूँ मैं, मौसम जैसे देखा उस चीज़ पे, जैसे मैं एक चीज़ है कि सोशल मीडिया पे हूँ मैं, सोशल मीडिया पे जैसे कई सारी चीज़ें चलती हैं, तो उस चीज़ पे मैंने पॉइंट देखा, तो जो चीज़ ट्रेंड में है उन चीज़ों पे भी लिख देता हूँ। अगर भाव तो कहीं से भी आ जाता है। और लिखने की बात करूँ मैं टाइम की, तो अगर भाव गहरे होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है सोचने में, समझने में, शब्द भी तलाशने होते हैं। और उसके अलावा आपको छंद में लिखना है तो उसका भी ध्यान देना है। और उसके अलावा आपको उसकी तुकबंदी पे भी ध्यान देनी है, शब्द शक्ति भी वो रखनी है। बिल्कुल, तो उस हिसाब से फिर मैंने एक शिव पे लिखी थी कविता। अच्छा, शिव जी पे मैंने अपने भगवान पे ओके। लिखी थी। उस पे मैं बताऊं तो ना, अब मैं जैसे साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने 10th तक आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़े हैं। तो मैंने उस चीज़ को भी, उस चीज़ पे, उस कविता पे उस चीज़ को भी रख रखा है जो मैंने पढ़ा था विज्ञान और आर्ट्स पे। मैं आपको सुनाऊंगा। तो मैं जरूर। हाँ, मैंने लिखा था कि शिव ही सब है। तो सुनिएगा कि कण कण क्षण क्षण ओ पूरे ब्रह्मांड का रब है। कण कण क्षण क्षण वो पूरे ब्रह्मांड का रब है। शिव ही सब है, शिव ही सब है और शिव ही सब है। उसके आगे, गगन मंडल आकाश गंगाएं शोभ विश्रोभ और समताप वही है। गगन मंडल आकाश गंगाएं शोभ विश्रोभ और समताप वही है। धरा मंडल बहती हवाएं वेग संवेग और जगत का प्रकाश वही है। क्या बात है। उससे है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और सकारात्मक प्रोटॉन उसी से है। क्या बात है। उससे है संयोजन वियोजन और रक्षी परत ओजोन उसी से है। अपवर्तन प्रावर्तन वही प्रकीर्णित नीला नभ है। अपवर्तन प्रावर्तन और वही प्रकीर्णित नीला नभ है। शिव ही सब है, शिव ही सब है और शिव ही सब है। मैंने आगे लिखा था कि बादलों में उसकी छवि ओही कोहरा वही उठता धुआं है। बादलों में उसकी छवि ओही कोहरा वही उठता धुआं है। अग्नि में वजूद उसका वही सागर वही गहरा कुआं है। पर्वत पठार भाटा ज्वार लहरों में भी उसी का नाम है। ये भूगोल का कि पर्वत पठार भाटा ज्वार लहरों में भी उसी का नाम है। आपदा विपदा वेदना संवेदना ये सब उसी का काम है। हम कठपुतली उसके हाथों की वही करता कर्तव्य है। हम सब कठपुतली उसके हाथों की वही करता कर्तव्य है। शिव ही सब है, शिव ही सब है और शिव ही सब है। ये लिखा था मैंने। बहुत अच्छा, आपने इसमें पूरा विज्ञान से लेके भूगोल सब जोड़ा हुआ है। हाँ। काफी अच्छी रचनात्मकता दिखाई है इसमें। काफी अच्छी रचना है। तो संजय, आते रहना आप यहाँ पर कविताएं पढ़ने, है ना? ये सामुदायिक रेडियो है, आप ही लोगों का रेडियो है। यस मैम। तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आप 2 दिन से परेशान थे। यस मैम। आपको अभी दिक्कत भी हुई आने में, काफी चलकर आप आए हैं, तो बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे अपने श्रोताओं की तरफ से भी आपका। और सामाजिक मुद्दों को तो आप लगातार उठा ही रहे हैं, है ना? बुलंदी के जरिए आप कविता भी कर रहे हैं। कवि एक बहुत ही संवेदनशील इंसान होता है, इस धरती की तमाम चीज़ों को जो बहुत संवेदना के साथ देखता है। तो क्या कहना चाहेंगे चलते चलते हमारे तमाम श्रोता जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं हल्द्वानी के, उनके लिए आपका मैसेज हो? जी मैम, मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि सुनते रहिए और इस चीज़ से इंस्पिरेशन लेते रहिए। और समाज में जितनी सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर गलत दिखता है तो वहाँ पर भी आप आवाज़ उठाइए, सबको हक है। और उसके अलावा मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगा। बिल्कुल, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि उखलकांडा के बारे में अपने कुछ बताना चाहोगे? हाँ, उखलकांडा के बारे में। उखलकांडा हमारा जो एक ब्लॉक है, तो उखलकांडा में कई सारे गांव हैं। जो हमारे नैनीताल जिला है, नैनीताल जिले में 8 ब्लॉकों में से उखलकांडा ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक है। और उसमें सबसे ज़्यादा गाँव हैं। और उसके अलावा जो वहाँ के लोग से पलायन कितना हुआ है? मैम, पलायन की बात करें तो पलायन तो हर जगह से हो रखा है। वहाँ से भी बहुत पलायन हुआ है, उखलकांडा से भी। वहाँ क्या सब्जी और फल पट्टी कुछ है या? हाँ, सब्जी वहाँ से सब्जी आती है ना हल्द्वानी? हाँ, सब्जियाँ हल्द्वानी मंडी में सब्जियाँ आती हैं। हमारे वहाँ टमाटर, आलू, गोभी, प्याज और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कम होता है वहाँ पे, फसलें कम होती हैं?
फसलें, हाँ फसलें भी होती हैं। जैसे अनाज पे हम बात करें तो गेहूं होता है, धान भी कई जगह होता है। हमारे गांव में तो हम लोग गेहूं, मक्का और ये चीज़ें होती हैं, और धान कम लगता है हमारी साइड। जी। हाँ, और उखलकांडा ब्लॉक में तो कई जगह ऐसी भी हैं, धान भी बहुत सारा होता है। जी। जंगली सुअर और बंदरों का आतंक कितना है? हाँ, जंगली सुअर और बंदरों का आतंक तो बहुत है हमारी साइड। हाँ। अच्छा, मोबाइल क्यों नहीं पकड़ता है? वहाँ नेटवर्क टावर नहीं है क्या? ऐसा है मैम, हमारे साइड जो है कि पहाड़ हैं, तो उस साइड उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रखा है। फिर भी अभी तो बहुत सारा, अभी तो कई जगह पे टावर भी लग गए हैं। अभी तो जियो ने अपनी सुविधाएं दे रखी हैं, तो जियो लगभग चलता है। जो BSNL का टावर है वो भी एक आध दो हुआ करते थे पहले के टाइम पे। तो नीचे जो है, नीचे की एरियाएं हैं, तो ऊपर पहाड़ों से लगने की वजह से नीचे नदियों के आसपास नहीं पकड़ पाता है। आपका गांव नदी किनारे है? हाँ, मेरा गांव नदी किनारे है। अच्छा, हाँ, कौन सी नदी बहती है वहाँ पर? हमारे वहाँ तो लोकल की नदी है हमारे गांव की, तो जो आगे जाके गौला में जाके मिलती है। खनसू का गौला है, तो खनसू का नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल। तो हाँ, तो वही उसी पे बहती है, फिर वही मिल करके यहाँ आगे इस गौला पे मिलते हैं। आपके गाँव की नदी का नाम क्या है? हमारे गाँव की नदी का नाम, गाँव की नदी के नाम से जानते हैं हम ऐसे ही। अच्छा, ऐसे नाम कोई इसका स्पेशल कोई नाम नहीं है। अच्छा। हाँ, वो देवस्थल से होके आती है। देवस्थल भगवान का मंदिर है, जहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन लगी हुई है। हाँ, तो वहाँ से होकर के बहते हुए आती है वो नदी। अच्छा, वाह, क्या बात है। हाँ मैम। तो उखलकांडा क्योंकि हल्द्वानी के नजदीक रहा है, तो यहाँ के लोगों का नाता एकदम हल्द्वानी से बहुत पुराना है। हाँ, तो हाँ, लोग आते जाते रहते हैं पढ़ाई के लिए, छोटे मोटे व्यवसाय के लिए। हाँ, तो आवाजाही बहुत है। हाँ, आवाजाही बहुत है। और जो हम कहें कि हमारे वहाँ संसाधनों की कमी होती है, तो जॉब के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। उसके अलावा अभी तो डिग्री कॉलेज हमारे पतलोट में है, लेकिन उसके अलावा अभी भी पतलोट में साइंस की क्लासें नहीं है। वहाँ आर्ट्स का ही है, तो साइंस वाले हल्द्वानी उन्हें आना ही पड़ता है मजबूरन करने के लिए। और कई लोग ये चाहते हैं कि 12 पास के बाद जब 18 का हो जाता है, तो उनको लगता है कि अब 18 के हो गए तो हमारे ऊपर कि हम पैसा घर से न मांगे। तो उसके हिसाब से रोजगार की वजह से हल्द्वानी आना एक मजबूरी हो जाती है। हाँ, तो संसाधनों की कमी की वजह से लोग हमारे पहाड़ से हल्द्वानी आते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत अच्छी बात आपने कही। चलते चलते 4 मुक्तक या शेर दो आप पढ़िए। मैंने एक चाय पे लिखा था कि मुझे अब मशवरा नहीं तुम्हारी राय चाहिए। मुझे अब मशवरा नहीं तुम्हारी राय चाहिए, मेरी बेताबी और उलझनों का उपाय चाहिए। रुतबे की कुछ कड़वाहटों में मिठास लाने को, मेरे रुतबे में कुछ कड़वाहटें हैं, उनमें मिठास लाने को मुझे तुम्हारे हाथों की अब बस एक कप चाय चाहिए। वाह, मुझे तुम्हारे हाथों की बस अब एक कप चाय चाहिए। बहुत सुंदर। तो पहाड़ी लोग तो वैसे भी चाय खूब पीते हैं। चाय, हाँ मैम। बहुत शानदार लिखा है, अच्छा लिख रहे हो जी। और लेकिन अभी बहुत आगे बढ़ना है, अच्छे अच्छे कवियों को पढ़ो, है ना? जी मैम। और बहुत अच्छा लिखो। उम्मीद करते हैं। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? क्या मतलब? मैम, मैं BSc भी कर रहे हो? हाँ, मैं BSc कर रहा हूँ। तो मैं मेन तरीके से देखूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि साहित्य की लाइन पे ही आगे को मैं अपना करियर देखूँ, क्योंकि आज के टाइम पे साहित्य पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके बाद मैं साहित्य को ही अपना सारा समय दूँ, उस पर अपना योगदान कर पाऊँ। अभी ये है कि आपको साइंस भी इतना सारा पढ़ना है। हाँ, साइंस, कविता लिखनी है। हाँ मैम। तो इसलिए आप चाहते हो कि आप MA जो है फिर हिंदी से ऐसे हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जो डॉक्टरेट की उपाधि है तो हिंदी की तरफ मैं दूँ और हिंदी से उस चीज़ को कर पाऊँ। जी हाँ मैम। तो बहुत शुभकामनाएं संजय आपको। बहुत शुक्रिया अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। बेहद शुक्रिया मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। ये कविताएं कैसी लगी, संजय की बातचीत कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा YouTube चैनल है, Facebook पेज है, हेलो हल्द्वानी नाम से। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो अपनी रेडियो दीदी, रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।